नमस्कार दोस्तों उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है इस बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब में डाल दी हैं चैनल में और काफ़ी कमेंट आ रहे थे मुझे इस बारे में। फ़िलहाल जो मुद्दा है, जो कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि जो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक नियमावली है उसमें एनआईएस डीएलएड का कोई ज़िक्र नहीं है और इस वजह से क्योंकि एनसीटी ने कह दिया है कि भाई एनआईएस डीएलएड को समकक्ष माना जाएगा जो अदर डीएलएड है, तो अभी फ़िलहाल सरकार के पास ये एक पेज फंसा हुआ है। ठीक है, ये पूछ रहे थे कैंडिडेट। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ने ये भी पूछा था कि जो अदर स्टेट्स में जहाँ एनआईएस डीएलएड का सिलेक्शन हो चुका है, जैसे बिहार हो गया, त्रिपुरा हो गया, जहाँ वो हाई कोर्ट से जीत गए हैं, तो उनकी जो प्राथमिक शिक्षक नियमावली थी वो अलग रही होगी और यहाँ की जो नियमावली है वो अलग है, क्योंकि वहाँ की नियमावली में कोई संशोधन नहीं हुआ और कैंडिडेट कह रहे थे कि पहले यहाँ संशोधन करना पड़ेगा नियमावली में, तब जाके एनआईएस डीएलएड को मौका मिलेगा। ठीक है, ये उनका क्वेश्चन था। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि बिहार की क्योंकि बिहार से ही सबसे पहले एनआईएस डीएलएड जो है वो केस वहाँ आया था, फिर वो जीते थे पटना हाई कोर्ट से, तो वहाँ की जो शिक्षक नियमावली है वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ और देखते हैं कि वहाँ की नियमावली उत्तराखंड से अलग है या वही है। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा कि आगे एनआईएस डीएलएड का क्या होगा यहाँ पे जो अभी भर्ती चल रही है फ़िलहाल। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा मुझसे तो थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछना, क्योंकि सारे के सारे जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल देखते हैं, वो सारे के सारे टीचर्स ही हैं जहाँ तक मुझे पता है। कोई भी स्टूडेंट +2 का है या ग्रेजुएट स्टूडेंट तो देखता नहीं होगा, सारे के सारे इस भर्ती से रिलेटेड ही होंगे, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए देखते हैं। तो ये सबसे पहली बात है, ये जो बिहार की नियमावली है ये 2012 की नियमावली है, जो कि समय समय पे संशोधन हो रहा है बिहार में। और जैसे कि उत्तराखंड में, तो वहाँ की नियमावली भी यही है और सिर्फ इसमें संशोधन ये हुआ है बाद में कि अब बिहार में अदर स्टेट के जो डीएलएड कैंडिडेट हैं या बीएड के कैंडिडेट हैं वो नहीं लिए जाते, जैसे उत्तराखंड में है। यहाँ पे भी ये संशोधन हुआ है कि मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही है उत्तराखंड में कि अदर स्टेट के यहाँ नहीं लिए जाते हैं। अदर स्टेट का मतलब ये है कि अगर आप उत्तराखंड से बाहर का डोमिसाइल है आपका, तो यहाँ भर्ती में आपको नहीं लिया जाएगा पीआरटी में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्वालिफिकेशन किसी अदर स्टेट से लिए तो नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके डोमिसाइल उत्तराखंड का होना चाहिए, चाहे आपने पढ़ाई कहीं से भी की हो। ओके, तो 2012 की बिहार शिक्षक की नियमावली को देख रहे हैं हम लोग और ये है आपके सामने प्राथमिक की नियमावली। ठीक है, तो देखिए 5th नंबर पे पे देखती है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी 12वीं में 50%। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय प्रशिक्षण, यानी कि डीएलएड होना चाहिए, जिस नाम से भी जाना जाता हो, जैसे यहाँ बीटीसी के नाम से जानता है वहाँ पे भी ऐसे ही है। या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय, या 45% होना चाहिए और डीएलएड में 2 साल का डीएलएड होना चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय बीएलएड +2 होना चाहिए और 4 साल का बीएलएड होना चाहिए। या फिर 50% होना चाहिए 12वीं में और विशेष शिक्षा, ठीक है, डीएलएड विशेष शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास टीटी क्वालिफाई होना चाहिए, या तो वो बीटेट हो, क्योंकि वहाँ बीटेट होता है उस राज्य में, या फिर सीटेट हो, कुछ भी हो। तो ये है वहाँ की नियमावली, ठीक है, प्राथमिक की। अब आते हैं हम उत्तराखंड की नियमावली, जिसके हिसाब से भर्ती होनी है। ये है उत्तराखंड की नियमावली। 29 जुलाई 2019 को फाइनली लास्ट संशोधन हुआ है इस नियमावली में। ठीक है, ये 2012 की ही नियमावली है जो कि समय समय पर संशोधित हो रही है, क्योंकि इस बार भर्ती में संशोधित नियमावली ली जाती है, आपको पता ही है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखिए आप, स्तंभ 2 में जो 6ठी लाइन है, राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, 2 साल का डीएलएड होना चाहिए राज्य से कराया हुआ। ठीक है, जिसे उत्तराखंड राज्य में द्विवर्षीय बीटीसी, और उत्तराखंड में तो आपको बताइए इसे बीटीसी के नाम से भी जानते हैं, हम लोग के नाम से जाना जाता था।
अथवा उसके समकक्ष। अब यहाँ पे ये साफ लिखा हुआ है अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से, इसका मतलब है एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राइमरी शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, या फिर एनसीटी के द्वारा 2 साल का डीएलएड कराया हो, 4 वर्षीय बीएलएड कराया हो, ठीक है, अथवा 50% अंकों के साथ और बाकी 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड हो। बीएड का इसमें मैटर नहीं देख रहे हैं हम, सिर्फ डीएलएड का देख रहे हैं। तो इसमें साफ लिख दिया है या तो उत्तराखंड राज्य से या किसी राज्य से डीएलएड 2 साल का, या फिर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 2 साल का डीएलएड। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये भी आपको पता होगा कि ये एनआईएस डीएलएड जो है एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। और अब कुछ कैंडिडेट पूछेंगे कि ये 18 महीने का है, तो ये भी कोर्ट द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि ये 18 महीने का कोर्स नहीं है, ये 2 साल का कोर्स है, ठीक है। टोटल इसका ड्यूरेशन 2 ईयर्स का काउंट हो रहा है। ये लोकसभा, राज्यसभा, एनसीटी और उसके बाद एमएचआरडी यहाँ से अप्रूव्ड होने के बाद इस कोर्स को कराया है। तो पहली बात तो है, इतनी जगह से अप्रूव होने के बाद कोई कोर्स इनवैलिड तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है अभी भी कि 18 महीने का कोर्स है, तो आप पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर देख सकते हैं, क्योंकि वहीं सबसे पहले इसको एलिजिबल किया गया है पटना में, बिहार में। तो वहाँ पे इसको इजीली, क्योंकि वहाँ पे भी यही मैटर आया था, 18 महीने का कैंडिडेट ने यही बोला था, और इस वजह से जो एक लेटर आया था कि एनआईएस को नहीं ले रहे हैं, जो कि आज सुबह से वायरल हो रहा है, जो कि बिल्कुल फेक है, जिसमें ऊपर डेट मिटा दी गई थी जिसने भी उसको भेजा था, लेकिन नीचे वो डेट मिटाना भूल गया था, 2019 की थी। उसी के बाद एनआईएस डीएलएड कोड गया था, उससे पहले नहीं गया था। तो खैर ये बात बिहार की है। तो बिहार में फिर ऐसे ही हुआ, जो जजमेंट आया उसमें ये स्वीकार किया कोर्ट ने कि ये 2 साल का ही कोर्स है, ठीक है। अब इसको बेस बना के कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो लोग भ्रमित हो रहे हैं कि यहाँ उत्तराखंड में जो हमारे यहाँ की सरकार है वो असमंजस में है कि भाई नियमावली अलग है और एनसीटी की गाइडलाइंस अलग हैं, कैसे लिया जाएगा, वो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल साफ पढ़ लिया है। चलिए मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन जो था, ये जो है, ये है आपका न्यू टिहरी का, जब 19 नवंबर 2020 को आई थी भर्ती, और उस समय का ही नोटिफिकेशन है। देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या कोई अड़चन आ रही है। आप तीसरे नंबर पॉइंट पे यहाँ देखेंगे डायरेक्ट, राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, जिसे उत्तराखंड राज्य में द्विवर्षीय बीटीसी के नाम से जाना जाता है, अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो साफ कह दिया है, या तो राज्य द्वारा 2 साल का डीएलएड हो, या फिर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 2 साल का डीएलएड हो। तो यहाँ पर भी वही है। अब ये तो सब मानते हैं कि इसी के हिसाब से भर्ती होगी, ठीक है। कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे 2012 का, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2012 का जो समय समय पर संशोधन होता है, तो लास्ट में जो संशोधन हुआ है उसके हिसाब से आपकी भर्ती होगी। कोर्ट में भी यही ऑर्डर है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस भर्ती में कहीं पे भी 1% भी अड़चन नहीं आ रही है, ठीक है। कि कुछ कैंडिडेट जो हैं रोज़ कोई उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हैं कि अभी तो फाइनली ये कहने लग गए हैं कि एनसीटी के अलग ऑर्डर हैं और यहाँ की नियमावली अलग है, दोनों में क्लैश हो रहा है, कैसे लिए जाएंगे, या तो संशोधन होगा या फिर अगली बार से लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स पहले बिहार में आ चुकी हैं, तो इजीली वहाँ ले लिया गया था, वो भी बिना संशोधन के। कोई नियमावली में संशोधन नहीं हुआ वहाँ पे। तो वही चीज़ मैंने आपको नियमावली भी दिखा दी है, एग्जैक्टली सेम टू सेम नियमावली है, तो कोई संशोधन का तो मतलब बनता नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था कि क्या इस भर्ती में अभी फ़िलहाल जो काउंसलिंग कराई जाएगी उसमें सबसे पहले डाइट डीएलएड की काउंसलिंग हो जाए, या शिक्षा मित्र की पहले ले लें फिर लास्ट में एनआईएस की ले लें, ऐसा हो सकता है क्या? तो दोस्तों ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है कि डाइट डीएलएड की काउंसलिंग पहले ही ले ली जाए, फिर कुछ बाद में जब जो अदर साइड हैं यानी कि बीएड या एनआईएस डीएलएड या शिक्षा मित्र को बाद में काउंसलिंग ले लें। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो डीएलएड के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे उन्होंने कहीं से भी डीएलएड किया हो, यानी कि एनआईएस से किया हो,
डाइट डीएलएड उत्तराखंड हो या अदर स्टेट का हो या इसके अलावा जो शिक्षा मित्र हैं ये सारे डीएलएड वाले हैं, तो इसमें इनका सिलेक्शन होगा इनके गुणांक के बेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एनआईएस डीएलएड का कैंडिडेट है जिसका गुणांक जो है 75 आ रहा है, ठीक है, और एक डाइट डीएलएड का है जिसका गुणांक 70 आ रहा है, तो अगर 70 वाले को डाइट डीएलएड का मान के 70 वाले का हमने अगर पहले ही काउंसलिंग ले ली तो जो 75 वाला है उसका क्या होगा। मान लीजिए उसकी अभी काउंसलिंग नहीं लेते हैं और बाद में लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले तो आप लोगों को गुणांक के बेस पे ही काउंसलिंग पे बुलाया जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा आपका गुणांक होगा तो ही आपको बुलाया जाएगा। ये मैं सिर्फ डीएलएड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस वजह से अलग अलग काउंसलिंग नहीं कराई जा सकती है और किसी को भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, काउंसलिंग इकट्ठे की जाएगी, डीएलएड वालों की और बीएड वालों की भी इकट्ठे ही काउंसलिंग होगी। समस्या ये है कि अब आपको पता है कि एक कैंडिडेट ने 10-10 डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर दिया है, जो टॉपर्स हैं उनका लगभग 10 के 10 जगह नाम होगा, तो वो सरकार की समस्या है कि काउंसलिंग में कैसे बुलाया जाए। तो इसके लिए सरकार समाधान निकाल रही है। हो सकता है कि एक ही दिन सबको काउंसलिंग में बुलाया जाए, या ये भी हो सकता है कि एक ही जगह काउंसलिंग बुलाया जाए, तो वहीं पे काउंसलिंग में बुलाया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जिनका नाम आएगा, और सारे डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट को एक जगह बुला दें, या फिर सारे डिस्ट्रिक्ट में कराया जाए लेकिन एक ही समय पे हो, एक ही दिन में हो, तो ये भी समाधान हो सकता है। लेकिन अभी इस पर कोई फाइनल बात नहीं हुई है। अब लास्ट बात बीएड के कैंडिडेट्स के लिए कि बीएड के कैंडिडेट्स देखिए, चाहे वो एनआईएस डीएलएड के हों, चाहे डाइट डीएलएड के हों, चाहे बीएड के कैंडिडेट्स हों, सबको अपना हित देखना है, यानी कि सब अपना अच्छा ही चाह रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, जो कि गलत बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हर किसी का सिलेक्शन होना ही चाहिए। लेकिन बीएड के जो कैंडिडेट हैं उनके पास विकल्प क्या है। देखिए, सबसे पहला विकल्प तो इसमें ये है, जैसे काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि एनआईएस को हम बाहर कर दें तो वैकेंसी हमारे पास हो। देखिए, इसका 1% भी चांस नहीं है कि ये भर्ती से बाहर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकली बात करी जाए तो सही है। कोई बचपना है, आंखें बंद करके अगर हम बोल दें कि बाहर कर दें तो ये नहीं हो पाएगा। एक चीज़ करी जा सकती है जिसकी प्रयास भी बीएड संघ कर रहा है, और वो है कि पद वृद्धि कर दी जाए, या फिर जल्दी से कोई वैकेंसी निकाल दी जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का हो जाए। तो ये दबाव डाल के कुछ करा जा सकता है, इसमें कुछ पोस्ट बढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है। वो अब शिक्षा मंत्री पे दबाव डालें, ठीक है, या गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, हो सकता है उसका भी कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश गवर्नमेंट कर सकती है। तो एक ये बीएड के कैंडिडेट को सुझाव है। इसके अलावा एक सुझाव और देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी वर्ग के हों, बीएड हों, डीएलएड हों, कोई भी हों, वो कोर्ट के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहे हैं, और वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। और ये जो गलत टिप्पणी है ख़ास तौर से जो कोर्ट के खिलाफ की जा रही है, इसके बारे में वो कार्रवाई में बाद में फंस सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ बीएड के कैंडिडेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, वो कृपया कोर्ट के जो जजमेंट आ रहा है उसके खिलाफ गलत टिप्पणी ना करें, ठीक है। इसका कारण ये है क्योंकि उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है, इसकी प्रबल संभावना है, और जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है तो ऐसा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के साथ। तो या आपके लिए एडवाइस है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है राज्य सरकार पे, या फिर जो इसकी अवहेलना करेगा, और क्रिमिनल लगेगा डायरेक्ट उन पे, उन कैंडिडेट्स पे जो कि ऐसे कमेंट कर रहे हैं, अगर उनकी रिपोर्ट करी जाए तो, ठीक है। और ऐसी संभावना मुझे लग रही है कि रिपोर्ट करी जाएगी, क्योंकि खैर इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो समझदार कैंडिडेट हैं वो कृपया कोर्ट के बारे में कुछ उटपटांग ना बोलें, उसके डिसीजन के बारे में, उसकी गरिमा के बारे में कुछ गलत टिप्पणी ना करें, चाहे वो फेसबुक में कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप में कर रहे हो, क्योंकि उनकी कंप्लेन की जा सकती है स्क्रीनशॉट लेके। कोई भी ग्रुप फ़िलहाल सेफ़ नहीं है, ठीक है, हर ग्रुप की इधर उधर बातें जा रही हैं। तो ये मैं स्पेशली कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। एक बार इस चक्कर में फंस गए तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, 6 महीने की सज़ा भी होती है, ठीक है, और जुर्माना भी हो सकता है उस कैंडिडेट पे। तो बाकी आप लोगों को सोचना है।
एक चीज़ बताता हूँ, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, गवर्नमेंट के ऊपर लग सकता है यहाँ पे, या फिर इस जजमेंट में अगर कोई जो कोर्ट का जो जजमेंट है इसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेता है तो, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को यही बताना था मुझे, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट इस बारे में पूछ रहे थे मुझे, तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया है कि नियमावली सेम है, नियमावली सेम है। एक जगह उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, वो भी नियमावली को चेंज करे बगैर। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे भी आपको मैंने साफ दिखा दिया है कि सेम नियमावली है, तो यहाँ पे भी रोकने का कोई मतलब नहीं है। और कैंडिडेट सोच रहे थे कि या तो संशोधन किया जाए नियमावली में, तो संशोधन हो ही नहीं सकता नियमावली में फ़िलहाल तो, क्योंकि अब तो सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो ही चुकी है, तो संशोधन बीच में तो होगा नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब गलतफहमी में जिसको जीना है या कोई बचकानी सोच रखता होगा उसकी बात अलग है। अगर आपको लॉजिकली कोई प्रॉब्लम लगती है इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट करिएगा, और मुझे लगेगा कि इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो मैं बिल्कुल आपको उत्तर दूंगा। धन्यवाद।